सुप्रभात बच्चों, आपने कल पत्र लेखन पढ़ लिया है और आशा है सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हम शुरू करेंगे पहला पाठ जो प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है, दो बैलों की कथा। आपको करना ये है, अपनी कॉपी लीजिए और अपना पेन उठाइए। वीडियो देखते हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों का नंबर लिखिए और जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताऊंगा वो आपको लिखते जाना है। उसके बाद ये पूरा प्रश्न उत्तर लिखना है। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे तो आपको पूरा प्रश्न उत्तर याद हो जाएगा, जिसे अगर परीक्षा में आए भी तो आप आसानी से उसे लिख सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि आज का जो क्लास है आज 30 तारीख की क्लास हम शुरू कर रहे हैं, उपचारात्मक कक्षा यानी रिमेडियल क्लास के लिए। और पाठ है पहला, प्रेमचंद दो बैलों की कथा। पहला प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। ये आपने बार बार जो परीक्षाएं हुई हैं, हमारी PA1 की हुई है, PA2 हुआ है, हाफ ईयरली हुआ है, या फिर जो क्लास टेस्ट हुए हैं उसमें भी आपने इस प्रश्न को बार बार देखा हुआ हो। जब क्लास में भी मैं आपके टेस्ट लेता था तो ये प्रश्न अक्सर आया हुआ है, आपने लिखा भी होगा, लेकिन आप परीक्षा में भूल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिंदुवार लिखा हुआ है, आप हर पॉइंट वाइज आप इसे नोट करिए। लिखा क्या हुआ है एक बार देखते हैं। काजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। एक पॉइंट हो गया हमारा, ये हमें याद रखना है। काजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। आप ये लिख लीजिए, एक स्पेलिंग का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है, एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय पर उनकी नीलामी भी की जाती है। उनकी देखभाल की जाती है और उनकी नीलामी की जाती है। अब यहाँ पे कितने पॉइंट आए। काजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता है जो लावारिस होते हैं, इतना ध्यान आ गया आपको। अब लावारिस का क्या मतलब है। लावारिस का मतलब यही है जिनका कोई ना हो, जिनका कोई मालिक ना हो, कोई अभिभावक नहीं है, वही लावारिस है। तो वो लावारिस पशु जो छुट्टा घूम रहे हैं, उन पशुओं को रख दिया गया। अब उनकी देखभाल की जाती है, खाना खिलाया जाता है वगैरह, उनका मेडिकल किया जाता है। कुछ होता होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, उनको भूसा देना है, घास देना है, हाँ। तो और उनकी समय समय पर उनको बेच दिया जाता था। जब वो ठीक रहेंगे तभी तो बिकेंगे। और इसी कारण से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। तो यहाँ पे देखिए कारण दिया हुआ है, ठीक, ये आपको कारण याद रखने हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी, ठीक। अब वो कारण देखते हैं हम, कारण क्या क्या थे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। पहला है, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे, यानी कितने पशु उस काजी हाउस में थे उनकी ठीक ठीक संख्या पता रहे। तो आप क्या लिखेंगे, पशुओं की संख्या ठीक ठीक पता रहे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, पशुओं की सेहत की जानकारी और पहचान रखने के लिए कि उनकी सेहत कैसी है और कौन सा पशु है वो, यानी गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, क्या है। तो पहचान के लिए और उनकी हेल्थ यानी सेहत, उनका स्वास्थ्य कैसा है, दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है, हाजिरी इसलिए ली जाती होगी कि जो आवारा पशु हैं, जो उत्पात मचाते हैं यानी परेशान करते हैं, उनको बाकी पशुओं से अलग रख दिया जाए, ठीक। आपका पहले प्रश्न का उत्तर परफेक्ट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। आपको बस याद क्या करने हैं, एक बार फिर से देखिए, जो ऊपर ब्लू में पॉइंटेड हैं, हाईलाइटेड हैं, कि काजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था, ध्यान रहे, काजी हाउस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पहला। उसके बाद है, एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा उनकी समय समय पर नीलामी की जाती है। अब वहाँ निम्नलिखित कारणों से, यहाँ 3 जो पॉइंट नीचे दिए गए हैं उसमें कारण है कि इसी कारण से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी, है ना। पहला है, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता रहे, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान उनकी बनी रहे, और जो आवारा पशु हैं, उत्पात मचाने वाले पशु हैं, उनको अलग रखा जाए, ठीक। बस 3 है, बिल्कुल आसान। पहला हो गया पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता होना, दूसरा हो गया कि उनका हेल्थ, उनका सेहत सही रहे, उनकी पहचान बनी रहे, पहचान जा सके, पहचाना जा सके उनको, और तीसरा है कि जो आवारा हैं, जो उत्पात बहुत हंगामा करने वाले जो जानवर हैं, उनको अलग बाड़े में, अलग कांजी हाउस में अलग बंद कर दिया जाए।
इसीलिए कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। आपका उत्तर परफेक्ट। बस इतना सा है, ये आप याद कर लीजिए और अभी कॉपी में लिख लीजिए इसको। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, आपने पढ़ा भी होगा। आपको याद है ना कि एक छोटी सी बच्ची आती है और हीरा और मोती को रोटी खिला के जाती है। ये तो याद ही होगा, कहानी पढ़ी है आपने। तो अब देख लेते हैं इसका उत्तर हमें क्या लिखना है। इसका उत्तर हमें लिखना है, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आने के निम्नलिखित कारण है। देखिए ध्यान, ये पॉइंट वाइज लिख लेने में बड़ा आसान होता है। पॉइंट वाइज आप लिखिए, पॉइंट वाइज याद करिए, देखिए फटाफट याद हो जाएंगे आपको और उसका उत्तर आप अपनी कॉपी में बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, छोटी बच्ची की माँ जो थी वो नहीं थी और वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी, यानी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार कर रही थी और वह माँ के बिछोड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वो बैल भी उसी तरह भागे हैं और अपने मालिक से दूर है। वो तो दूर थे ही, वो बैल भी दूर थे अपने मालिक से। इसलिए छोटी बच्ची का पहला कारण था जो उन बैलों के प्रति दया प्रेम उमड़ आया। फिर दूसरा पॉइंट वो इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार जो छोटी बच्ची थी उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, ठीक उसी प्रकार का व्यवहार हीरा मोती के साथ भी हो रहा था। हीरा मोती को वो जो झूरी का साला था जो ले आया था वो कहाँ खाना देता था, नहीं खाना देता था। तो आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है कि छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, इसी प्रकार हीरा मोती को भी उसका मालिक पेट भर खाना नहीं देता था, इसीलिए उस छोटी बच्ची को हीरा और मोती के प्रति प्रेम उमड़ आया। इतना आसान है, बस 2 लाइन लिखिए, आपका उत्तर कंप्लीट। देखो कितना आसान है। अब इसको आप तुरंत अपनी कॉपी में नोट करिए। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है ना, याद रखना है। नीति विषयक मूल्य, कहानी में बैलों के माध्यम से देखते हैं एक बार, है ना। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं, वो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, है ना। सब इसे ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से। देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर कितने अच्छे से पॉइंट वाइज दिए हैं। आपको इसी तरह पॉइंट वाइज अपने आंसर भी लिखने हैं अपनी कॉपी में, अभी लिखेंगे आज आप ये हिंदी की कॉपी में ये सारे प्रश्न एक बार नहीं 2 बार लिखने हैं और बड़े ध्यान से देख के लिखने हैं। बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। फिर हम इसमें देखते हैं, देखिए किस तरह लिखा गया है, कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। तो इसमें उत्तर की शुरुआत कैसे की गई है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। निम्नलिखित को आपको याद रखना है, ठीक ना। निम्नलिखित शब्द आपको हर हाल में याद रखना है, कैसे लिखा जाता है, निम्नलिखित, ठीक। इसे आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक, ये ध्यान रहे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला है, एकता में शक्ति होती है, ये सब जानते हैं, और अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये वैल्यू वाला बहुत सुंदर पॉइंट है, आप सबको 1 नंबर पे याद रखना है। एकता में शक्ति होती है। आपको याद होगा कि हीरा और मोती कैसे एक साथ मिलकर उस जंगली सांड को जो मारने के लिए आ रहा था उसको भगा देते हैं, याद है ना आपको। तो एकता में शक्ति होती है और ये दूसरों का हित भी सोचना चाहिए, यानी दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए। हमेशा वो एक दूसरे की भलाई सोचते रहते हैं ना। हीरा चाहता है कि मेरे कंधे पर ज़्यादा बोझ ना रहे, मोती चाहता है उसके कंधे पे ज़्यादा बोझ ना रहे, दोनों मतलब एक दूसरे के कंधे पर, मतलब अपने अपने कंधे पर बोझ रहे, दूसरे के कंधे पे बोझ ना जाए, ठीक। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, सच्चा मित्र जो होता है वह क्या करता है, सच्चा मित्र मुसीबत के समय किसी भी स्थिति में साथ नहीं छोड़ता। जब कोई मुसीबत पड़ जाए तो जो सच्चा मित्र होगा वो साथ नहीं छोड़ेगा। समाज के जो सुखी संपन्न लोग हैं उन लोगों को भी दूसरे लोगों की भलाई में योगदान देना चाहिए। जो अच्छे लोग हैं, धनी लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उन लोगों को भी, जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है,
आज़ादी बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्रीडम, जो देश आज आज़ाद हुआ है और हम आज़ादी के मूल्य नहीं समझते हैं और तमाम उल्टे सीधी हरकतें करते हैं, गलत काम करते हैं, ये नहीं करना है। आप स्टूडेंट हैं, आपका काम पढ़ना है, देश का भला इसी में है कि आप मन लगा के पढ़ें अच्छे से। इसीलिए जो आज़ादी मिली है वो बहुत बड़ा मूल्य है। जैसे हीरा मोती जब आज़ाद थे तो खूब बदमाशी करते रहे, लेकिन कैसे उनको कांजी हाउस में बंद कर दिया गया तो उनके जान के समक्ष संकट आ गया था। तो ये जो है, ये चारों पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखने हैं, है ना। ये चारों पॉइंट याद हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था एकता में शक्ति होती है और अपने साथ दूसरों का हित चाहिए, वो सोचना चाहिए। एक पॉइंट याद, एकता में शक्ति। दूसरा, सच्चा मित्र हमेशा साथ देता है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि जो समाज के सुखी संपन्न लोग हैं उनको हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। चौथा पॉइंट है आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है और इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़े कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे हीरा मोती करते हैं। आप चाहे तो उसमें पांचवा एक और जोड़ सकते हैं। पांचवा आप जोड़ क्या सकते हैं? पांचवा आप जोड़ सकते हैं कि कैसे जो स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, है ना। नारी या स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये एक बार आता है ना, कब आता है? जब गया के झूरी के घर में जो उसकी पत्नी है वो कैसे बैलों पर बिगड़ जाती है, फिर गया के घर में भी कैसे वो जो औरत है वो छोटी बच्ची को मारती है। तो जब छोटी बच्ची को मारती है तो वो चाहता है ना, मोती गुस्से वाला है, वो चाहता है कि उस औरत को मार दूं, सींग से उठा के पटक दूं, जो छोटी बच्ची को बहुत परेशान करती है, सौतेली माँ है उसकी। तो कौन मना करता है? हीरा मना करता है। हीरा क्यों मना करता है? हीरा बहुत समझदार है, हीरा गांधी जी का प्रतीक है, ध्यान रहे, ठीक ना। तो इसमें एक और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये आप चाहे तो पांचवा याद कर सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया ये पांचवा? तो आप चाहे तो इसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान रहे, मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थ की ओर संकेत किया है। पहले वो कहते हैं ना कि गधा भाई बड़ा मूर्ख है, लेकिन प्रेमचंद ऐसा नहीं मानते हैं। कहते हैं गधा मूर्ख बस नहीं है। अब क्या क्या खासियत है याद रखना है आपको। इसने लिखते हैं, सीधे उत्तर पे हम आते हैं। उसके स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। पहला गुण सहनशील है। और गधे की सरलता, क्या? सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। किसकी ओर हमारा ध्यान खींचा है? सरलता और सहनशीलता की ओर। बच्चों याद रहे ये, है ना, सरलता और सहनशीलता, ठीक। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसे आप ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। सरलता और सहनशीलता की ओर ध्यान खींचा है। और प्रेमचंद ने स्वयं कहा है कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। तो इस कहानी में अब ये हम सीधे एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि इस कहानी में वो क्या करते हैं, सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता की नहीं। कि सीधा है, सरलता है और सहनशील है, इसीलिए उसकी दुर्दशा हो रही है। किसकी? बैल, गधे की। गधे के नया अर्थ की तरफ दिखाया है उन्होंने ना। तो पाठ के पहला पैराग्राफ है ये। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे तो पहला पैराग्राफ खोलिए तुरंत और फिर इसको अर्थ देखिए। आपको याद बस इतना रखना है, सरलता और सहनशीलता, ये आप याद रखिए। दो अपनी कॉपी में लिखिए, उत्तर पूरा लिखिए, लेकिन सरलता और सहनशीलता याद रखिए, जिससे आपका उत्तर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है, पांचवा प्रश्न, ध्यान दीजिए बच्चों। पांचवा प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? कई सारे घटनाएं हुई हैं, याद आ रहा है कि नहीं आपको? याद आ रहा है ना, कैसे मिल के मटर के खेत में चल रहे थे दोनों, कैसे एक पकड़ा गया तो दूसरा नहीं जा रहा था, कैसे दोनों ने मिल को सांड को भगा दिया। आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है उत्तर में।
अब उत्तर में दिया है कि अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब भैया कौन कौन सी घटनाएं हैं वो, आइए एक नज़र डालते हैं इन घटनाओं पे। कौन कौन सी हैं? दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते हैं और गर्दन हिला हिला कर चलते, और हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ किसकी गर्दन पे रहे? मेरी ही गर्दन पे रहे, दूसरे के हिस्से ना जाए। बड़ी गहरी दोस्ती की बात है, यानी सारी तकलीफ खुद ले लेना, दूसरे के सिर पे नहीं डालना। ठीक, पहला। दूसरा, दिन भर के बाद दोपहर या शाम को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली या भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ ही नाद में खाना खाते, साथ ही बैठते। अगर एक खाना नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता। क्या गजब की दोस्ती थी। हाँ, ये याद रख लीजिए। यानी दिन भर के बाद जब दोपहर होती या शाम होती और दोनों को जब खोल दिया जाता, किससे? हल से या उनके खूंटे से, तो वो एक दूसरे को चाटते और अपनी थकान मिटा लिया करते। कितनी दोस्ती थी। मतलब उनका आपस में प्रेम व्यवहार, जैसे आप हाथ मिलाते हैं, आप एक दूसरे के पास बैठते हैं, एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, तो अब वो तो हाथ मिला नहीं सकते, वो तो नमस्ते कर नहीं सकते, तो उनका प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका यही है। जानवरों को आपने देखा होगा, आपके घर में कुत्ते होंगे, बिल्लियाँ होंगी, गाय होगी, तो देखा होगा कि वो चाटते हैं, वो उनका हाथ मिलाना है, वो उनका प्रेम प्रदर्शन करना है एक दूसरे को चाट के। ये जानवरों को भगवान की देन है। तो वो ऐसा करते और एक दूसरे के साथ ही बैठते। अगर उनके नाद में भूसा पड़ जाता तो एक साथ ही खाते। अगर बाय द वे एक ने खाना बंद कर दिया तो दूसरा भी बंद कर देता था। ये उनके अंदर एक कमाल की बात थी। ठीक ना? तो आपने पहला क्या पॉइंट याद किया? पहला पॉइंट आपने देखा कि ये दोनों अगर गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो क्या करते थे? एक साथ गर्दन हिला हिला के एक साथ चलते, है ना? और सबकी एक ही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पे रहे, है ना? ये ध्यान देना है, बहुत कमाल की ये बात थी। अब अगला पॉइंट क्या है? मटर खाते समय एक बार आ गया था, मोती पकड़ गया, लेकिन हीरा वही वापस आ गया उसके साथ साथ, और कांजी हाउस में दोनों साथ बंदी बनाए गए, और दीवार टूट जाने पर भी दोनों एक ही साथ भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। तो आप ये तीनों पॉइंट देखिए, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, देखिए कितना बढ़िया से दिया हुआ है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है। तीन ही पॉइंट ही हैं बस, ये तीन आपको लिख लेने हैं। ये छठा प्रश्न जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था, कि छठा प्रश्न देखिए कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना है, हमने अभी पढ़ा था ना। तो ये है छठा प्रश्न। ठीक, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा ये मोती को समझा रहा है, अभी हमने इसकी चर्चा की थी। तो स्त्री के प्रति प्रेमचंद का क्या दृष्टिकोण है? स्त्री को प्रेमचंद देवी मानते हैं, पूजा करना चाहते हैं। देखिए अब उत्तर में क्या लिखा हुआ है। उत्तर में लिखा हुआ है, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। नंबर एक, ठीक ना? समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, ठीक ना? दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, वे पुरुषों के द्वारा। आप इतना ही रख याद करिए, कुछ कुछ चीज़ें याद करते चलिए। शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, दुर्व्यवहार किया जाता था, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, है ना? और हीरा और मोती जो हैं वो भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में, जो समाज अच्छा नहीं होता, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना? असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती है। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे, वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। ठीक, इसमें से कुछ पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। मैं फिर से इसको रेड से येलो कर रहा हूँ, रेड से मार्क कर रहा हूँ, आप उसे की फैक्टर हैं। समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। अरे ये तो बिल्कुल काला हो गया भैया, है ना? रुको मैं इसको हटा देता हूँ।
इतना ही याद रखिए, ठीक। तो एक बार इसे याद कर लीजिएगा और याद करके ये लिख के याद करिएगा, उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। सातवां प्रश्न आप एक बार देख लीजिए। सातवां प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो हमने देखा ही है कि किस प्रकार सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब कैसे, आइए देखते हैं। पशु आदिकाल से मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। सभ्यता संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं स्टार्ट से ही। किसान के लिए पशु वरदान के समान है, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट हो गया। किसान के लिए पशु हैं वह वरदान के समान है। किसान क्या क्या करता है पशुओं के साथ? हल चलाता है ना, बोझा ढोता है, पानी खींचता है, सवारी करता है, और इन सब के लिए पशुओं का प्रयोग करता है, ठीक ना। झूरी जो था वो क्या करता था? हीरा को, मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, और घर के सदस्यों की तरह प्यार करते थे पशुओं से। और पशु भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने के लिए तैयार रहते थे। ये चीज़ें देखने को हमें मिली, ठीक। अब आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आठवें प्रश्न में देखिए क्या दिया है कि इतना तो हो ही गया, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वो आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक ना। और इसके नीचे आशय स्पष्ट करना है, ये आप अपनी किताब से देख के ये पूरा कर लीजिएगा। अभी आपको अब इसमें एक और चीज़ देखनी है, ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे मत लिखिए। जो आपके परीक्षा में आने के लिए आवश्यक है अभी आपको वही लिखना है। तो आपको मैं क्या काम दे रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सब लोग एक बार फिर से ध्यान दें। पहला प्रश्न आपको लिखना है, ठीक। दूसरा प्रश्न लिखना है, तीसरा प्रश्न लिखना है, चौथा प्रश्न लिखना है, उसके बाद पांचवा प्रश्न लिखना है, छठा प्रश्न लिखना है, सातवां प्रश्न लिखना है, आठवां प्रश्न लिख लीजिएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सातवें प्रश्न तक आपको पूरा सारे प्रश्न और उत्तर बड़े ध्यान से लिखना है बच्चों। आप ये ध्यान से लिखिएगा, और आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप ध्यान से एक एक लेटर, एक एक वर्ड देख देख के लिखिए, राइटिंग बिल्कुल मिस्टेक ना हो। तो आप देखिए 2 बार लिख के ही आपको सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर एकदम याद हो जाएंगे, है ना। तो आप सब लोग आज ये लिखेंगे और लिख के मुझे उसकी फ़ोटो भेजें, ठीक ना, समझ रहे हो ना। आप पूरा लिखो और मुझे फ़ोटो भेजो। तो बच्चों आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये लिख के, और आप लिखिए और मुझे ये फ़ोटो भेजिए। धन्यवाद आप सभी का।